नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वाई बी 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम लोग दिशा वाली जो अपनी बुक है उस बुक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2020 फास्ट ट्रैक ऑफ सक्सेस के अनुसार इसमें सारे सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीके, विज्ञान, कंप्यूटर, भारतीय संविधान सब दे रखा है। इसमें से अधिकांश टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और अब चल रही है अपनी हिंदी। हिंदी में भी अपन ने संधि तक का कवर कर लिया है और आज इस क्लास में हम बात करेंगे उपसर्ग और पढ़ते। यहाँ पर वन टॉपिक वन क्लास होती है, ऐसे नहीं है कि एक ही क्लास में पूरी हिंदी होगी, वो सिस्टम नहीं है। इसलिए थोड़ा औरों से हटके है, वो भी ध्यान रखें। और वन टॉपिक वन शॉर्ट क्लास देखने के लिए आप बने रहे YP 2020 PYQ यूट्यूब चैनल के साथ में। और यदि आप लोगों को याद नहीं होता है यह किताब पढ़ना, थोड़ा सा मतलब पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में कम आता है, तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना देरी किए सीधे चलते हैं अपन अपनी उपसर्गों वाली क्लास की ओर। अपने उपसर्ग जो है वो यहाँ से प्रारंभ होते हैं। अब देखो, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रश्न पढ़ते हैं पहला। तो उपसर्ग या प्रत्यय दोनों ही क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग या प्रत्यय दोनों ही तो क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। अब इनमें दोनों में से जो शब्द के कहा लगते हैं प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे, या उसके अर्थ में क्या कर दे? विशेषता उत्पन्न कर दे, वो क्या कहलाएंगे? इन दोनों में से उपसर्ग कहलाएंगे या प्रत्यय कहलाएंगे, वो आप लोगों को बताना है। तो ये शब्दांश होते हैं, अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता प्रकट करते हैं। और जो अर्थ में परिवर्तन करता है वो उपसर्ग कहलाता है, मतलब जो प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करता है वो उपसर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। अब देख लें परिभाषा, व्याख्या। उपसर्ग शब्द के पूर्व या प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, है ना। जबकि पढ़ते शब्द के पीछे या बोल सकते हैं अपन अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं या नए अर्थ का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी और उर्दू शब्दों की प्रधानता है, इसलिए इनके उपसर्ग भी भाषा अनुसार क्या है? निम्न है। भाषा अनुसार होंगे, संस्कृत के अलग होंगे, हिंदी के अलग होंगे, उर्दू के अलग होंगे उपसर्ग। शब्द जिस भाषा स्रोत का होता है उपसर्ग भी उसी स्रोत भाषा का लगता है। कोई भी जो शब्द है जिस भाषा का, उसी भाषा का उसमें क्या लगेगा? उपसर्ग लगेगा। इसलिए हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? जैसे संस्कृत है तो संस्कृत में संस्कृत के उपसर्ग चलते हैं, लेकिन हिंदी में संस्कृत के भी चलेंगे, हिंदी के भी चलेंगे, और विदेशी शब्द है, विदेशी उपसर्ग है वो भी चलेंगे। विदेशी में कौन कौन से आएंगे? अरबी, फारसी, उर्दू व अंग्रेजी के जो उपसर्ग है तो वो विदेशी उपसर्गों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द अर्थ विपरीत हो जाता है? एक तो याद रखना, जय और विजय दोनों का अर्थ एक ही होता है। जय और विजय दोनों का अर्थ जो है वो एक ही होता है, तो वी उपसर्ग तो इसमें लगेगा नहीं। अब दुर्जय और अभिजय आपने कहीं पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा है पराजय। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का क्या रहेगा? सही रहेगा। व्याख्या देख लें। परा शब्दांश या उपसर्ग का प्रयोग विपरीत या पीछे अधिक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे पराधन मर्ष, परामर्श हो जाएगा। पराधन जय, पराजय हो जाएगा। पराधन कर्म, पराक्रम हो जाएगा। पराधन भव, पराभव हो जाएगा। आप इसे यदि सुन ही रहे हैं तो देखें भी, क्योंकि ये आपके शब्द शुद्धि में भी काम में आएंगे, है ना। और हिंदी और संस्कृत में जब प्लस का निशान होता है तो उसे धन बोला जाता है, इसलिए मैं धन बोलता हूं, आप देखते रहिए। जबकि पर उपसर्ग का प्रयोग दूसरा या अन्य के अर्थ में होता है। परा का अर्थ है ना वो विपरीत, पीछे या अधिक, और पर का अर्थ है ना दूसरा या अन्य के अर्थ में होता है। जैसे पराधीन, दूसरे के अधीन। पराश्रित, पर धन आश्रित, पर धन अधीन, पर धन अयन,
पर धन उपकार कौन सी संधि होगी बता सकते हो? गुण संधि। पर धन अयन परायण इसमें दीर्घ संधि। पर धन अवलंबन परावलंबन बना, इसमें भी दीर्घ संधि आप लोगों की। परा नहीं पर उपसर्ग है। इन शब्दों में परा नहीं कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है, ध्यान रखना माय डियर। जैसे परदेसी, पर धन देशी, आप लोगों का पर धन लोक क्या बन गया? परलोक। पर धन अधीन पराधीन, अर्थात दूसरों के अधीन जो है वो यहां पर रहेगा। नेक्स्ट है अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है। देखो हमें ए उपसर्ग होता है लेकिन पितु शब्द नहीं सुना है। ए उपसर्ग तो होता है लेकिन पितु उपसर्ग नहीं सुना है, और हमने अपि उपसर्ग भी सुना है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा यहाँ पर। अपितु में अपि उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? देखो वी धन आ धन संस्कृत होती तो मैं यूं बताता वी धन आ धन क्री धन लुट प्रत्यय बताता, लुट प्रत्यय। लेकिन अपने क्या है, अपने हिंदी है ना, मैं ये इसलिए बोल दिया मैंने क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको टीचर्स वाला पढ़ाऊंगा ना, इसलिए संस्कृत का बोला है। वी धन आ धन करण, तो इसमें तो कितने उपसर्ग हैं? 2 ही है। यहाँ पर पूछा है 2 से अधिक, 2 से अधिक होने चाहिए। अब देखते हैं दुर्व्यवहार में, दुर्व्यवहार में देखें तो एक तो हो गया आपका दुर, एक हो गया वी, एक हो गया अव, और हार मूल शब्द है ही। तो यहाँ पर 3 हो गए, 2 से अधिक है क्या? ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। सम धन अनुधन अये समन्वय हो जाएगा। त्रिधन आधन वर्ण आपका ये हो जाएगा। व्याख्या देख लें आप, व्याख्या देख लें, व्याख्या में आपके समझ में आ जाएगा। एकाधिक उपसर्ग वाले शब्द, एकाधिक बोला है यहाँ पर, प्रश्न में 2 से अधिक था, अब यहाँ एकाधिक 1 से अधिक वाले उपसर्ग। परिधन आधन वर्ण पर्यावरण हो गया। दुर्धन अवधन हार, अव नहीं वी है भाई, है ना। दुर्व्यवहार में दुर है, वी है, अव है, और क्या है? हार है। सुरक्षित में ए है, सु है और रक्षित है। व्याकरण में वी है, आ है, फिर करण है। समाचार में हिंदी वाला सम है, देख ले, हलंत नहीं है, सम उपसर्ग आ है, फिर 4 है समाचार। व्यवस्था में देखो क्या बनेगा? वी और अवस्था बनेगा, व्यवस्था। और संधि नियम कौन सा? यण संधि का नियम लग जाएगा। स्वाभिमान में देखो स्व, अभी और मान, यहाँ पर दीर्घ संधि का नियम है, वो लग जाएगा। प्रत्यक्ष में ए लगेगा, प्रत्यय लगेगा और अक्ष लगेगा, और यहाँ प्रति और अक्ष के बीच में कौन सी संधि हो गई? जन संधि हो गई, है ना। देखो फिर प्रत्याघात, प्रत्याघात में ये से पहले दुरावरण है तो यण संधि का नियम तो लग ही रहा है। प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और घात मूल शब्द है, प्रत्याघात बनेगा। व्यवहार में वी उपसर्ग फिर अ उपसर्ग के बाद में हार जो है वो मूल शब्द है, क्या बन गया? व्यवहार बन गया। और यहाँ पर कौन सी संधि का नियम लागू हुआ है? वो हुआ है यण संधि का। यण संधि की मैंने पहचान बताई आपको, ये वह रह से पहले क्या हो? अधुरावरण हो। अधुरावरण हलंत रहता है ना, इसलिए ऐसा लिखा है। नेक्स्ट, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार। सम पूछा है तो सम उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर 3 संस्कार में सम उपसर्ग। नेक्स्ट है सम से उपसर्ग का प्रयोग अच्छा पूर्ण सहयोग सहित के अर्थों में होता है। किस अर्थ में होता है ये तो मुझे नहीं लगता आपको याद करना चाहिए, लेकिन कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग है या तो ये पता होना चाहिए, ये आपको निकालना आना चाहिए। सम धन गति संगति होता है, सम धन हार संहार होता है, सम धन पूर्ण संपूर्ण होता है, सम धन जय संजय होता है, सम धन सार संसार होता है, सम धन तोष संतोष होता है आपका आदि। जबकि सम उपसर्ग समान के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे समधन कोण समकोण, समधन कालीन समकालीन। ये तो है संस्कृत का, हलंत वाला तो है संस्कृत भाषा का, और आप लोगों का जो हलंत नहीं है ना वो है हिंदी भाषा का सम उपसर्ग है, याद रखना। नेक्स्ट है
संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग आएगा? तो अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को सम में एक ही दे रखा है, हिंदी वाला नहीं दे रखा है। हिंदी में ये आता है, हिंदी में ये आता है, और संस्कृत में ये ऑप्शन नंबर 3 वाला आता है। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर दो तो काट ही देंगे। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो ये दो तो अपन लोग काट ही देंगे। उत और उनमें, उत और उद में जो है समस्या होगी। तो ये आपको याद रखना है कि उत उपसर्ग है, उत्कर्ष में उत उपसर्ग है ये। और ये परीक्षा में देखो, सीटी में, पटवार में, सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है। उत्कर्ष में उत उपसर्ग है। उत उपसर्ग या शब्दांश, क्योंकि उपसर्ग शब्द नहीं, वर्ण क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, जो शब्द के कहा जुड़ते हैं प्रारंभ में। का प्रयोग ऊंचा, उत का ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर के अर्थ में होता है। जैसे उत धन स्थान, उत्थान होता है। उत धन नति, उन्नति होता है। उत धन योग, उत धन योग उद्योग होता है ना। उत धन कर्ष, उत्कर्ष होता है। उत धन तम क्या होता है? उत्तम होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है भाई। नेक्स्ट, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? तो उज्ज्वल में अब वापिस है ना, उत भी दे रखा है, उत भी दे रखा है। तो उज्ज्वल में भी कौन सा है? उत उपसर्ग है, ध्यान रखें। 20 नंबर की 20 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से हो सकता है 2 क्वेश्चन आपको पूछ ले। उत धन ज्वल क्या बनता है? उज्ज्वल। उन और उद, उन और उद हिंदी उपसर्ग नहीं है। मूल रूप से संस्कृत में उद की जगह क्या होता है? उद होता है, उद उपसर्ग होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? ये पूछा है, देखते हैं क्या नहीं लगा है। अध्यात्म, अधि धन आत्म हो जाएगा। अभी, अभी कैसे आएगा? अधि पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 रह जाएगा। अधि धन ईक्षण हो जाएगा। ईक्षण को लिखने में बड़ी की मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना। अधि ते का उपते का 2 शब्द सुने ना, हाँ वही है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में अभी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यण संधि का नियम लागू हुआ है, यह वैसे पहले दुरावरण दिखाई दे रहा है। अधि उपसर्ग का प्रयोग प्राय ऊंचे या श्रेष्ठ या प्रधान के अर्थ में प्रयुक्त होता है ना। अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द अध्यादेश, अधि धन आदेश से क्या बना? अध्यादेश। संधि नियम यण संधि वाला। अध्ययन यह से पहले दुरावरण। तो अधि उपसर्ग धन अयन और यण संधि का नियम। अध्यात्म, अधि धन आत्म। तो यहाँ पर यण संधि का नियम अधिक्षण, अधि धन ईक्षण। ईक्षण देखो ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ पर दीर्घ संधि का नियम लागू है। उपसर्ग और बढ़ते में संधि नियम लागू हो भी सकते हैं, लागू रहे ये आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना। मैं केवल आपको संधि रिपीट हो जाए इसलिए बोल रहा हूँ, बस इतना ही उद्देश्य है। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रार्थी। संधि नियम कौन सा लग रहा है आपको? दीर्घ। दीर्घ में प्र या प्रा 2 बन सकते हैं, ये 2 तो बनेंगे नहीं। प्र या प्रा बन सकते हैं। अब प्रा हमने सुना नहीं है, प्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख लें। प्र अधिक, आगे या विशिष्ट, जैसे प्रयोग, प्र धन योग, प्रबल, प्र धन बल, प्रभाव, प्र धन भाव, प्रारब्ध, प्र धन आधन रब्ध। ये देखो ध्यान से, प्रारब्ध का प्र धन आधन रब्ध होता है। परिणीत का प्र धन नीत होता है, प्र धन नीत होता है। आप लोगों को पता नहीं हो तो याद रखना कि र के बाद में शब्द में कहीं पर भी न आए तो उसको अण में चेंज करना होता है। र, किसी भी शब्द में र आ रहा है, उसके बाद में कहीं पर भी आगे न आ रहा है, तो ये न चेंज होके किसमें चला जाता है? अण में चला जाता है, याद रखना भाई। जैसे प्रधन नीत परिणीत बना, प्रधन नयन प्रणयन बना, प्राचार्य प्रधन आधन चार्य प्राचार्य, प्रधन अधिधन आधन पक। ये 2 से अधिक उपसर्ग है इसमें, प्राध्यापक में 2 से अधिक उपसर्ग, ध्यान रखना। प्रेषक में प्रधन ईशक, और ईशक में ई की मात्रा बड़ी है। प्रोज्वल
प्रधन उद्धन ज्वल, प्रोज्वल ऐसे बनता है भाई, इसमें उद उपसर्ग है, प्रोज्वल में केवल उज्ज्वल दिया था, उसमें क्या दिया था अपने को याद है क्या? उत बताया है। प्रणति, प्रधनति, प्रयास, परधनयास, परसौ, प्रधन सौ, प्रस्तावना दे रखा है आपको, प्रधन स्थावना, प्रस्तुत में प्रधन स्तुत, प्रहसन में प्रधन हसन, प्रोन्नति में प्रधन उन्नति, प्रार्थी में प्रधन अर्थी, प्रेषण में प्रधन ऐषण दे रखा है, याद रखना माय डियर। प्रति उपकार शब्द में निहित उपसर्ग है, प्रति है और उप है, प्रति और उप है आप लोगों का, और कार शब्द है, और शब्द कौन सा है? प्रति उपकार है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट है व्याख्या, प्रति अर्थ विरुद्ध, प्रति का अर्थ विरुद्ध, प्रत्येक और, ये अर्थ होते हैं। उदाहरण है प्रत्युत्तर, प्रतिधन उत्तर, प्रत्यर्पण, प्रतिधन अर्पण, प्रतिवाद, प्रतिधनवाद, प्रतिध्वनि, प्रतिधन ध्वनि, प्रतीक्षा, प्रति और इच्छा। इच्छा में देखो, ईक्षण में, ईश्वर में और इच्छा में इनकी मात्रा बड़ी आएगी, ध्यान रखना भाई, इनका आपको ध्यान रखना है। फिर है प्रत्याशा, प्रतिधन आशा, प्रति उपकार, प्रतिधन उपधन कार, प्रतिघात, प्रतिधन घात, प्रत्यागत, प्रतिधन आधन गत, एक से अधिक उपसर्ग है या 2 उपसर्ग है, प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक से प्रतिधन अक्ष, या अक्षी भी लिख देते हैं, लेकिन वापिस पुनः संधि नियम लागू होगा तब ये अक्षी का अक्ष शेष रहेगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। किसमें वी उपसर्ग नहीं है? विद्या, विकट, विदग्ध, विषम, विद्या में नहीं है भाई, विद्या मूल शब्द है, विद्या उपसर्ग रहित शब्द है। अन्य विकल्पों में कौन सा उपसर्ग है? विकट, विदग्ध और विषम में वी उपसर्ग है। अनुज में निहित उपसर्ग है, अनुज में निहित उपसर्ग है, अनु है भाई, अनु उपसर्ग में जय प्रत्यय लगा है, क्या बना है? अनुज, पीछे जन्म लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित निर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। नृत्य, निराकरण, निर्वास, निर्मल, तो नृत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। मैं सारे ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग, वरना मैं एक जो है ऑप्शन बोल के भी चल सकता हूं, लेकिन आप लोगों का ध्यान बना रहे और आप लोग धैर्यपूर्वक देखते रहे, मैं यही चाहता हूं। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट कर दे, और आप टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो वो भी मुझे बता दें। टेस्ट दे रहे हो तो आप नंबरों की चिंता न करें, एकदम आप टेस्ट देते रहे, है ना। कर्मणीय अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन वाला श्लोक आपको याद होगा। उसी से फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा अपना टारगेट है, लेकिन अभी टेस्ट उनसे नहीं मिलेगा, वो मेरे एग्जाम से मिलेगा, वहां करेंगे फल की इच्छा। देखो अगला क्वेश्चन है, दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुस है, दुस्साहस में दुस उपसर्ग है। परिदर्शन में निहित उपसर्ग है, तो डायरेक्ट पढ़ाए तो परी है ना। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, जो क्रिया के बाद में लगते हैं ना, वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखो व्याख्या, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु अर्थात क्रियापदों के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। पहले तो आप मेरे को तो ये बताओ प्रत्यय किसे कहते हैं? तो सर प्रत्यय हम बता दें आपको क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। प्रत्यय शब्दांश होते हैं, ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं और ये उसके अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, ये होते हैं प्रत्यय। ठीक है,
तो ये फिर मूल रूप के साथ, क्रियापदों के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उन्हें कृत प्रत्यय तथा नए शब्दों को कृदंत कहा जाता है। और जो नए शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृदंत। कृत प्रत्यय के 5 भेद कौन कौन से? कृतवाचक है, कर्मवाचक है, भाववाचक है। कृतवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, करणवाचक और क्रियाबोधक 5 कृत प्रत्यय हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन कौन से हो गए हैं तो वो आप लोगों को पुनः देख लें एक बार। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, करण और क्रियाबोधक जो है वो आप लोगों के 5 भेद हैं। किसके? क्रियावाचक जो कृत प्रत्यय हैं उनके। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, जिस प्रत्यय से कार्य को करने वाला अर्थात कर्ता का बोध हो वह कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। यथा करणीय, कारक, भगोड़ा, अक्कड़ जैसे पियकड़ है ना, गुमकड़, हार जैसे पालनहार, होनहार, अक जैसे लेखक, गायक। मैं जिन टीचर से पढ़ा ना मैं पहले, या अपन कहीं से आप भी पढ़े हुए, तो वो कहते हैं कि जैसे आप लोगों को नहीं आ रहा है ना तो आप लोग क्या करो, इसका वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग करो, मन ही मन में आपको उत्तर मिलेगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अभी सेकंड देखते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो कर्म के यानी कोई वस्तु अर्थ को प्रकट करते हैं। यथा होना जैसे बिछोना, खेलधन होना, खिलौना। नी जैसे सूंग नी, ओढ़ नी, कतर नी। नेक्स्ट है भाववाचक कृत प्रत्यय। अच्छा मैं कृत प्रत्यय के कितने प्रकार बता के वो तो बता दो सर। 5 बताए। कौन कौन से बताए हैं? तो कर्तृवाचक, कर्मवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा आएगा अपने पास वो कौन सा आएगा बता सकते हो? करणवाचक। 5वां कौन सा आएगा? वो आएगा सर आपका क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। क्रियाबोधक कृत प्रत्यय आएगा। तो भाववाचक देखते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। यथा आई जैसे लिखाई, ए मार ऐसे मार, भार, लूट, तोल, पुकार, आसे पूजा, भूला, भटका, ई बोली, हंसी, धमकी, ओता से समझौता, ती से बढ़ती, उठती, चलती और न से क्या रहेगा आपका? फिसलन, ऐंठन और चलन। और बी से क्या रहेगा? सॉरी नी से क्या रहेगा? मिलनी, करनी और होनी। मिलनी, करनी और होनी। करणवाचक कृत प्रत्यय, जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया के कर्ण रूप बनते हैं वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यथा नी जैसे चलनी, चटनी, आ ठेला, झूला। ये साधन का बोध करा रहे हैं ना, तो इसलिए इनमें कर्णवाचक कृत प्रत्यय है। क्रिया बोधक कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगने पर क्रिया का ही बोध कराते हैं। यथा हुआ, चलता हुआ, पढ़ता हुआ, फिरता हुआ, घूमता हुआ, रोता हुआ, जाता हुआ। ये सारे हुई, चलती हुई, पढ़ती हुई, हुए, चलते हुए, पढ़ते हुए, ता चलता, खाता, पीता, जाता, नहाता है ना, टहलता। ये सारे आ जाएंगे उसमें। शब्द आप बोल सकते हो कुछ भी। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। वो क्रिया के अंत में लगेंगे तो क्या कहलाएंगे? कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाएंगे। नेक्स्ट अप्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? अप्रत्यय, यहाँ पर खिंचाव, कर्तव्य और उठान, इनमें भार में अप्रत्यय है। आप लोगों को याद रखना है भाई। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं पूछा है। तद्धित प्रत्यय तो कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। मैं पहले आपको कृत प्रत्यय के 500 प्रकार याद दिलवा दूं। नंबर 1 पर हमने पढ़ा कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, नंबर 2 पर पढ़ा कर्मवाचक कृत प्रत्यय, नंबर 3 पर पढ़ा भाववाचक कृत प्रत्यय, नंबर 4 पर पढ़ा कर्णवाचक कृत प्रत्यय और नंबर 5 पर पढ़ा था हम लोगों ने वो कौन सा पढ़ा था? क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। अब पढ़ते हैं अपन तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के पढ़ते हैं भाई।
व्याख्या, जो प्रत्येक क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं तथा इनसे बने नए शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। यथा बंगाल धन ई बंगाली, यथा ई तद्धित प्रत्यय है क्योंकि यह बंगाल नामक संज्ञा के साथ मिलकर नया शब्द बना रहा है ना। तो तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं, नाम याद रखना। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। दूसरा है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, पहला कर्तृवाचक, दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है, चौथा आप लोगों का जो है वो अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है, पांचवा ऊंता हिंता लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय है और छठवां जो है वो स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय है। तो पहला देखते हैं अपन कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द किसी काम करने वाले का बनाते हैं, क्रिया के साथ बना रहे हैं तो वो तो कर्तृवाचक में जाएंगे। कर्ता के साथ बना रहे हैं तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ मिलकर बना रहे हैं तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे आर, सोना धन आर सुनार, लोहा धन आर लोहार, दुखी धन इया, क्या बनेगा दुखिया। इसके देखें भाववाचक तद्धित प्रत्यय दूसरा है, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। यथा आई, खुदाई, बुराई, भलाई, इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं ना वो बनेंगे आप लोगों के भाववाचक तद्धित प्रत्यय में। जैसे आपा से बुढ़ापा, मोटापा, जैसे आहट से कड़वाहट, गर्माहट, जैसे ता से सुंदरता, मित्रता, महानता, जैसे पन से बचपन, लड़कपन, पागलपन, जैसे ओती से मनोती, भपोती, ये बनेंगे। अब है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, तो इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक संबंध बताने वाले शब्दों की रचना होती है। यथा एरा, जैसे तचेरा, ममेरा। एक सामाजिक, साहित्यिक, आलू, दयालु, कृपालु, मान, बुद्धिमान, शक्तिमान, ये है। फिर है आपके अपत्यवाचक ऊनता, हीनता या लघुतावाचक भी इनको कहा जाता है। अपत्यवाचक को ही ऊनता, हीनता या फिर लघुतावाचक भी। अपत्यवाचक है ना, तो इन प्रत्ययों के लगने से संतान का क्या होता है बोध होता है। जैसे वासुदेव, राघव, मानव, कौरव, इनमें ए प्रत्यय है। ए से गांगे, कौनते, ई से दासरथी, सारथी, वाल्मीकि, वाल्मीकि धन, ई से आपने सुना होगा। ई से दीर्घ से जानकी, मैथिली, द्रौपदी, ये बनते हैं। ऊनता, हीनता, ये है ना, ये तो संतान बोधक थे ऊपर वाले। मैं जो बोल रहा था ना ऊनता, हीनता, लघुतावाचक, वो ये है आप लोगों के। 5 नंबर पे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये इनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। यथा इया, खटिया, लुटिया, ई, मंडली, टोकरी, एका, पत्रिका, कणिका, ओला, खटोला, सपोला, फपोला। अगला है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। छठवां आ गया भाई। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनकी स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ से सुता, छात्रा, आइन से ठकुराइन, पंडिताइन, चौधराइन, आने से देवरानी, सेठानी, ब्राह्मणी, इंद्राणी, ने से शेरनी, मोरनी, चांदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका। अब तो सीधे सीधे प्रश्न ही दे रखे हैं। कौरव में, कौरव शब्द में प्रत्यय है तो ए। राघव, राघव, कौरव आप लोगों के है ना, ये शब्द है, इनमें कौन सा उपसर्ग है ए उपसर्ग है। मानव, ये सारे जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं प्रत्यय। शुरू में जोड़ने तो क्या कहलाता है उपसर्ग। परिवर्तन नहीं होता तो अव्यय। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट व्याख्या दी गई है।
प्रत्यय दो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय गलत है, जैसे मीठा धनास मिठास। देखो मीठा ऐसे आस प्रत्यय लगने से ईद लघु हो गई आपकी। आस प्रत्यय है, मिठास में आस प्रत्यय, अतः प्रत्यय लगने पर शब्द में एवं शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाला प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी तथा व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। यथा लोहा धन आर लोहार हो गया, नाटक धन कार नाटककार हो गया। ऐसे कोई परिवर्तन इनमें नहीं हुआ है। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनता है? तो औपनिषद बनता है। उ या दीर्घ उ या फिर ओ हो, और लास्ट में इक अयन आयन ए आई ये उपसर्ग लग जाए तो इनका तीनों का रूप परिवर्तन होकर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ये याद रखना। जैसे विज्ञान धन इक वैज्ञानिक, भूगोल धन इक भौगोलिक, है ना। इस प्रकार से उपनिषद दिन इक औपनिषद बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, अगर प्रथम स्वर उ या ओ होने पर, अच्छा दिया हुआ भी है, तो औ में बदल जाता है। यदि किसी शब्द में जुड़ रहा है और उस शब्द का पहला वर्ण ये है तो वो उपसर्ग लगने पर क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। जैसे समाज धन इक सामाजिक दे रखा है, योग धन इक यौगिक दे रखा है, भूत धन इक भौतिक दे रखा है, उपनिषद धन इक औपनिषदिक दे रखा है, उद्योग धन इक औद्योगिक, मोस्ट रिपीटेड है ये सारे। इतिहास धन इक ऐतिहासिक दे रखा है, वर्ष धन इक वार्षिक दे रखा है, लोक धन इक लौकिक दे रखा है, व्यापार धन इक व्यापारिक दे रखा है, भूत धन इक भौतिक दे रखा है, योग धन इक यौगिक दे रखा है, प्रयोग धन इक प्रायोगिक दे रखा है, व्यक्ति धन इक वैयक्तिक दे रखा है ना। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ी सी बार बार रिवीजन मांगने वाली चीजें हैं, तो आप इनका करें, चाहे बुक से करें चाहे वीडियो दोबारा देखना पड़े देख लें, लेकिन एग्जाम में सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। इक ठक प्रत्यय का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? एक ऐतिहासिक में हुआ है, वार्षिक में हुआ है, वर्णिक में, औद्योगिक में। वर्णिक में नहीं हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आई प्रत्यय से नहीं बना है। आई प्रत्यय लिखाई लड़ाई चलनी चढ़ाई, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें आई दिखाई नहीं दे रहा है। देखो आगे, आई प्रत्यय कृत प्रत्यय है तथा तद्धित प्रत्यय दोनों में आता है। यथा आई तद्धित प्रत्यय के रूप में बुरा धन आई बुराई, इसी तरह मिठाई चतुराई अच्छाई। यहाँ पर आई प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर नए शब्दों का क्या कर रहा है? निर्माण। आई कृत प्रत्यय के रूप में लिख धन आई दिखाई, इसी तरह पढ़ाई कमाई पिटाई कटाई आदि। यहाँ आई प्रत्यय मूल धातु रूप के साथ लगकर भाववाचक शब्दों का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आई है, ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा। आई प्रत्यय चतुराई में आई प्रत्यय है। नेक्स्ट, आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। आवट तो लिखावट थकावट चिकनाहट और सजावट, है ना। चिकनाहट में तो आहट प्रत्यय है। चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है, आप लोगों का ध्यान रखना भी। नेक्स्ट है, आवट प्रत्यय से निम्न शब्द निर्मित होते हैं। लिखावट मिलावट अमावट बनावट सजावट थकावट रुकावट। जबकि गुराहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है, और ऊपर गुराहट नहीं चिकनाहट दिया था, वहां पर भी आहट प्रत्यय है। किस विकल्प में गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो गार युक्त शब्द नहीं है, प्रत्यय युक्त। कारागार मूल शब्द है, मददगार यादगार गुनहगार, यहाँ पर गार प्रत्यय है। व्याख्या देख लें। गार प्रत्यय का अर्थ वाला होता है। गार प्रत्यय से बने शब्द मददगार यादगार गुनहगार खिदमतगार रोजगार आदि है। आगार प्रत्यय स्थान हेतु प्रयुक्त होता है, यथा कारागार, है ना, कोषागार स्थानागार और सभागार।
तो आगार का अर्थ आपको पता ही है, जैसे बस रोडवेज की जो बस है उनपे भी लिखा होता है ना आगार, तो वो है वहां पर कारागार में। निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत जो मूल धातु या क्रिया के साथ में बनता है, रंगीला, बिकाऊ, बेचना क्रिया के साथ, बिल्कुल, दुधारू और कृपालु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। कृत कृदंत प्रत्यय मूल धातु के साथ लगते हैं, जैसे बिक धन आऊ, क्या बना? बिकाऊ। अन्य शब्दों में तद्धित पढ़ते हैं, यहाँ पर केवल यही शब्द है जिसमें कृत या कृदंत प्रत्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? पंडिहारा, पालनहारा, लकड़हारा, किस्मत हारा। क्या होता है? क्या रहेगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, किस्मत हारा नहीं होता है। लकड़हारा, लकड़ी, पंडिहारा, पानी, रसियारा, घास, मनियारा, मनी या मणि। किस शब्द में ईय प्रत्यय है? तो यहाँ पर मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय है। मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय है। नेक्स्ट है मानव, मानवीय, मानव धन ईय हो जाएगा। शौर्य में शोर धन ये हो जाएगा। लावण्य, लवण धन ये हो जाएगा। उत्तरदायी में उत्तर धन दाई हो जाएगा। भारतीय में युक्त प्रत्यय है, भारतीय ई हो जाएगा भाई। दीर्घ ई आ रही है मात्रा यहाँ पर, दीर्घ ई, तो यहाँ पर भी दीर्घ ई, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आप लोगों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय। यहाँ पर आ रहा है ना लास्ट में, तो लास्ट में जो शब्द आ रहा है प्रत्यय और इससे पहले जो शब्द आ रहा है वो मिलाकर क्या बना दो? प्रत्यय। यही तो नियम कहता है। तो एरा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। देखा, एरा प्रत्यय से बने शब्द बसेरा में बसना मूल शब्द है, कमेरा में कमाना मूल शब्द है, ममेरा में मामा मूल शब्द है, अंधेरा में अंधा मूल शब्द है, लुटेरा में लुटना मूल शब्द है, सपेरा में सांप मूल शब्द है, बसेरा में बसना मूल शब्द है। आप लोगों के सर्वणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अन्य प्रत्यय है। सर्वणीय में अन्य प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का करेक्ट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, उपसर्ग और प्रत्यय और शब्द के रूप में। प्रति से जो बना है ना वो तो डायरेक्ट ही आपको पता ही चल रहा है कौन सा बना है, प्रतिकार बना है। सम से कौन सा बना है? संस्कार बना है। ये प्रत्यय है, तो इससे क्या बना है? कृत्य बना है। ये तो लास्ट में एक ही जगह आ रहा है, कृत्य हो जाएगा। और मान से विद्यमान बना है। मान से कौन सा बना है? आप लोगों का विद्यमान बना है। तो इस प्रकार से इनका क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ये प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? ये प्रत्यय कुंती धन ए होता है, कौनते, न कि ये। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रहेगा, बाकी में ये प्रत्यय है, चाहे माधुर्य हो, शौर्य हो, देखते हो। वेदना शब्द में युक्त प्रत्यय है तो अन्ना है। वेदना शब्द में युक्त प्रत्यय है तो अन्ना है, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताना है। तो यहाँ पर विचारणीय, पारिवारिक और औत्पत्तिक, उत्पत्ति धन इक से औत्पत्तिक बना है। ऐसा मत देखना कि ये शब्द ही नहीं है। उत्पत्ति में इक प्रत्यय लगाओगे, उत्पत्ति में इक प्रत्यय लगाओगे तो आपको ये बना नजर आएगा। आपने नियम पढ़ लिए होंगे या फिर यहाँ पर आप लोगों के कुछ समझ में आया होगा, देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। आगे की क्लास अपनी पर्यायवाची शब्द की रहेगी और उसमें भी आप लोगों को इसी तरह क्वेश्चन और व्याख्या करवाई जाएगी। तो बने रहे YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।